हेलो 11th क्लास। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हमने कि हमारे अर्थ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी रहती है और सबको एक एक को पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जितनी भी क्लास ऑर्गेनिजम्स थे उनको किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया उनका। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे एरिस्टोटल। साइंटिस्ट ने फिलोसफर थे ये बेसिकली, और इनको सबसे पहले इन्होंने हमारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ कहा था, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी, इनिशिएटिव लिया था, इसलिए इनको क्या बोला था कि फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखना, एरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं, एक एनिमल, दूसरे प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स में कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनका रेड ब्लड था और कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनका रेड ब्लड नहीं था। तो उन्होंने एनिमल्स को फर्दर क्लासीफाई किया टू कैटेगरीज में कि एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। ठीक है, वैसे ही उन्होंने प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया 3 बेसिस पे, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री। जो बहुत छोटे छोटे हैं लाइक मिंट, उनको हर्ब्स में रखा, जो थोड़े बड़े हैं उनको शर्ब्स में, और ट्री जो एकदम टॉल प्लांट्स होते हैं उनको उन्होंने ट्री के अंदर कंसिडर किया। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें एरिस्टोटल का। उसके बाद जो नेक्स्ट आए थे, ठीक है, थियोफेस्टर, इनको क्या बोला गया था? फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी बोला गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी थी, जो कि बॉटनी की फर्स्ट बुक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बॉटनी की सबसे पहली बुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी का तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, प्लांट्स को उन्होंने फिर एक और कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड करी, जिसमें इन्होंने अंडर शब्स कर दिए। जो छोटे छोटे शब्द से भी जो थोड़े छोटे होते हैं उनको क्या करा इन्होंने? अंडर शब्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इन्होंने कुछ टर्म्स प्रपोज्ड करी। टर्म्स क्या थी? एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। अभी ये टर्म्स क्या कहलाई जाती है, इनका क्या मतलब है? ठीक है, ध्यान से सुना। एनुअल मतलब कि वो प्लांट्स जो एनुअल मतलब कि साल में एक ही बार फ्लावर देते हैं। ठीक है, जो साल में एक बार फ्लावर देंगे उनको, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? एनुअल। ठीक है, जो साल में 2 ही बार प्लांट फ्लावर देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? बाइनियल। ठीक है, और पेरिनियल मतलब कि वो प्लांट्स जो कई कई साल में जा कर के एक बार फ्लावर देते हैं, जैसे कि बनियन ट्री। ठीक है, उसको कई सालों बाद, मतलब कई साल में एक बार जो है वो अपने ऊपर फ्लावर शो करता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे, कार्लोस लिनियस। ठीक है, इन्होंने हमारी टैक्सोनॉमी भी डिज़ाइन करी थी एंड क्लासिफिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये। इनको बोला गया था फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। ठीक है, एनिमल टैक्सोनॉमी है। फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो 2 नेम्स के बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज। ठीक है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में कभी इनको फादर बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी थी। ठीक है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी थी, वो भी तुम्हें थोड़ा देख लेना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनकी बुक्स के नाम है ये यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इनकी डीमेरिट्स क्या थी, मतलब इनमें ड्रॉबैक्स क्या हो गए थे? इन्होंने कभी भी यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को डिस्टिंग्विश नहीं किया कि यूकैरियोट्स को अलग किया जाए या प्रोकैरियोट्स को अलग किया जाए, या फिर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स के बेसिस पे भी इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं की। फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स हैं उनको भी इन्होंने क्लासीफाई नहीं किया। इन्होंने सीधा सा बोला, क्या बोला कि 2 किंगडम हैं। ठीक है, एक क्या है प्लांटे और दूसरे क्या है एनिमिलिया। प्लांट्स जो हैं
डिवाइड इनटू 24 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्टैमन एंड कार्पल। लेकिन उन्होंने फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं की। ठीक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और सेक्सुअल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। लेकिन इस टाइम तक यूग्लिना की डिस्कवरी नहीं हुई थी। फिर डिस्कवर हुए कौन? यूग्लिना डिस्कवर हुए। और यूग्लिना एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। तो अब बात आ गई कि भाई ये दोनों तो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी मल्टी सेलुलर है और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर हैं। तो यूग्लिना को हम किसके अंदर रखें, या फिर अलग से एक किंगडम बनाया जाए या किसी के अंदर मर्ज किया जाए, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। ठीक है, दूसरे इसके साथ ये एक और इशू था कि जो यूग्लिना है वो ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटरोट्रॉप्स है। क्योंकि कार्लोस लिनियस ने तो किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स के बेसिस पे, कि जो खुद खाना बनाते हैं उन वो ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्लांट, और जो दूसरों पे फीड पे डिपेंड करते हैं वो एनिमल्स कैटेगरी में डाल दिए। ठीक है, तो यूग्लिना तो क्या है, ऑटोट्रॉप्स भी। अगर इसको प्रॉपर सनलाइट एंड फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और अगर नहीं मिल रही तो ये दूसरों पे भी डिपेंड हो जाता है, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन खड़ा हो गया कि बेटा यूग्लिना को कहाँ पे प्लेस किया जाए। तो यूग्लिना यूनिसेलुलर है एक, तो दूसरा ये हेट्रो भी है और ये ऑटो भी है, तो इसको कहाँ प्लेस किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी प्लेसिंग के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अर्नेस्ट हिकल करके एक साइंटिस्ट और आए थे इसके बाद, जिन्होंने इस यूग्लिना को अलग कैटेगरी में प्लेस किया। लेकिन उसी बीच में कुछ और साइंटिस्ट भी आए थे, वन स्टेप बाय स्टेप्स हम देखेंगे उनको। ठीक है, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। तो इन्होंने क्या किया, ये कहाँ से रिलेट करते हैं? रॉयल बोटानिकल गार्डन से रिलेट करते हैं, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट बोटानिकल गार्डन है। तुम्हें नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और एशिया का बिगेस्ट बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है? कलकत्ता में, इंडिया के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये तो थी बीच की बात बेटा। अभी इम्पोर्टेंटली जो हम बात कर रहे थे अर्नेस्ट हिकल के बारे में। अर्नेस्ट हिकल ने क्या दिया गया अर्नेस्ट हिकल ने? उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया। जैसे कार्लोस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, वैसे अर्नेस्ट हिकल ने 3 किंगडम कर दिया। कि एक उन्होंने बना दिया प्रोटिस्टा, एक प्लांटे और एक एनिमेलिया। प्रोटिस्टा मतलब कि उन्होंने क्या डाल दिया, इसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाल दिए, क्योंकि ये दोनों तो मल्टी सेलुलर थे और यूग्लिना क्या था हमारा, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर को तो उसमें नहीं डाल सकते थे ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा नाम का एक अलग किंगडम बना दिया, जिसमें उन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड कर दिए। ठीक है, अब यूनिसेलुलर का मतलब तो बैक्टीरिया भी होता है और अमीबा भी होता है। बैक्टीरिया जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, और अमीबा जिसके अंदर प्रॉपर क्या है, न्यूक्लियस है। अब दोबारा से क्वेश्चन खड़ा हो गया ये कि भाई तुमने प्रोटिस्टा तो बना दिया, लेकिन अब इसके अंदर भी बहुत बड़ी क्या है, डिसिमिलैरिटी है ना। है एक तो क्या है न्यूक्लियोइड वाला और एक क्या है न्यूक्लियस वाला। न्यूक्लियोइड्स का मतलब समझते हो ना, जो बैक्टीरिया होता है हमारा उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, बस डीएनए जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे प्लेस्ड होता है उसी एरिया को न्यूक्लियोइड कह दिया जाता है। ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो अभी इसके लिए अब आगे और दूसरा एक और साइंटिस्ट आता है कॉपलैंड करके। ठीक है, वो जब आएंगे तब हम उनकी स्टडी करेंगे। उसके बीचों बीच और कौन कौन आए थे, क्यूरेटर आए थे एक साइंटिस्ट। ठीक है, जिन्होंने रॉयल बोटानिकल गार्डन में पढ़ा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, स्पर्मेटोफाइट्स जो थे ना, सीड बियरिंग प्लांट्स, इनको क्लासीफाई किया था। तो पीएमटी में नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु क्लासीफाई स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, तो स्पर्मेटोफाइट्स क्लासिफिकेशन जो थी वो 202 फैमिली जो थी उनको उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, डाइकोटिलेडोन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडोन के बेसिस पे। ठीक है, डाइकोटिलेडोन मतलब डाई मीन्स 2, जिनके पास 2 कोटिलेडोन्स होते हैं। जैसे चने को तुम देखोगे तो उसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, है ना। राजमा में भी कितने हैं, 2 कोटिलेडोन्स हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म
जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड्स होते हैं लेकिन फ्लावर्स वाले प्लांट नहीं है, तो उनको अलग क्लासिफाई कर दिया। मोनोकोटिलेडन जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है, क्लियर, जैसे कि राइस। ठीक है, तो क्यूरेटर ने हमारी जितनी भी स्पर्मेटोफाइट्स फैमिली थी उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन इनकी भी क्या है, कुछ मैरिट्स एंड कुछ डीमैरिट्स थी। क्लियर, मैरिट्स मतलब कि फ्लावर कैरेक्टर जो थे, तो इन्होंने क्या करा, फ्लावर कैरेक्टर के बारे में पहली बार किसी साइंटिस्ट ने फ्लावर कैरेक्टर के बारे में बताया था, एंड इट इज़ अ नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्लियर, सिंपल in nature because it is based on actual character और actual observation। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्यों बोला गया था, क्योंकि इनकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, जो भी थे इनके सीड्स और पेटल्स, कार्पल्स, वो सब क्या है, इन्होंने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी, इसलिए इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन के नाम और एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी लेकिन तब भी, क्यों, क्योंकि कुछ इसकी क्या थी, डीमेरिट्स थी। इट डज नॉट कंसिडर फाइलोजेनी, इट डज नॉट कंसिडर फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशन, की किसके बाद कौन इवॉल्व हुआ है। ठीक है, फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म पहले आता है, मतलब कि जिन ऑर्गेनिजम्स में फ्लावर नहीं होते वो पहले आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट्स वाला, उसमें हम देखेंगे अच्छे से, क्या देखेंगे हम उसमें, कि जिम्नोस्पर्म पहले आएंगे उसके बाद एंजियोस्पर्म आएंगे, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों आते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो पहले डाइकॉट और उसके बाद मोनोकॉट। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो इवॉल्व हुआ है उसके बाद उसको लिखेंगे, उसके बाद जो इवॉल्व हुआ है उसके बाद उसको लिखेंगे। ये होती है फाइलोजेनी, कि जो पहले जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं, जैसे हम अगर हमारे अपने बारे में लिखे तो सबसे पहले हम हमारे परदादा का नाम लिखते हैं, फिर दादा का, फिर फादर का, फिर अपना, है ना। ऐसा नहीं है ना कि हम बीच में अपना नाम डाल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप्स में हम आए हैं उसी स्टेप्स से लिखा जाता है ना, तो वही होती है फाइलोजेनी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फाइलोजेनी को डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर नहीं होता, एंड डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन वो ट्रीज होते, वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, सीड भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। तो इस हिसाब से जिम्नोस्पर्म्स जो है वो फर्स्ट नंबर पे आने चाहिए थे। ठीक है, तो यही उनकी क्या थी, ड्रॉबैक्स थी। चलिए, उसके बाद आए कौन, कॉपलैंड, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कितने किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पहला उन्होंने दे दिया मोनेरा, इंपॉर्टेंट, फिर दे दिया प्रोटिस्टा, फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आगे जो अर्नेस्ट हैक्ल के टाइम पे इशू चल रहा था कि बैक्टीरिया भी क्या है, यूनिसेलुलर, एंड अमीबा भी क्या है, यूनिसेलुलर, लेकिन दोनों के न्यूक्लियस में तो फर्क है। ठीक है, तो उसी फर्क को यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो बैक्टीरिया थे वो कौन थे, प्रोकैरियोट्स थे ना, उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया मोनेरा में, और जिनके पास न्यूक्लियस है उनको किस में डाल दिया, न्यूक्लियस है और यूनिसेलुलर है उनको डाल दिया हमने किस में, प्रोटिस्टा में। ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉपलैंड करके एक साइंटिस्ट आए तो उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई। पहला मोनेरा, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, और दूसरे कौन है, प्रोटिस्टा, जो न्यूक्लियस भी है और यूनिसेलुलर। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स का तो हम काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट RH विटेकर साहब। तो बेटा ध्यान से सुनना, RH विटेकर जो नाम तो ये याद कर लो, एक RH विटेकर का नाम याद कर लो, एक कार्लस लिनियस का नाम याद कर लो, और एक अर्नेस्ट हैक्ल का, और एक एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी।
ठीक है, ये नाम तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। एंड आर.एच. व्हिटेकर साहब का तो बहुत ज़रूरी। तो 1969 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 1969 में उन्होंने क्या किया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले उन्होंने रखा क्या, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांट, फिर एनिमल। ठीक है, फंगी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनको पता नहीं चल पा रहा था कि एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स भी है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स भी, ऑटोट्रॉप्स नहीं है और हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स है, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, हेट्रोट्रॉप्स है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स की थोड़ा प्लांट्स की तरह है। तो इसलिए ये इस कंफ्यूजन की वजह से फंगी को क्या कर दिया उन्होंने, अलग ही कर दिया। क्योंकि फंगी क्या है, फंगी जो है अलग है, क्या करता है, ये खुद खाना नहीं बनाता, इसलिए हम इसको प्लांट्स में नहीं रख सकते थे। एंड यूकैरियोटिक है। देखो फंगी क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है तो इसमें नहीं रख सकते थे, इसमें नहीं रख सकते थे। ठीक है, इसमें इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करता था। समझ में आ रही है बात, है ना। और एनिमल्स में इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसलिए यू फंगी को अलग ही किंगडम बना करके डाल दिया। क्लियर। तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुई है, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल टाइप के बेसिस पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, मोड ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीवियसली किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, वो होती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक भी हैं और यूनिसेलुलर भी हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा कौन है, यूनिसेलुलर के साथ साथ लेकिन यूकैरियोटिक है। अभी देखो हम इसका जो सीक्वेंस है ना बेटा, ये फिक्स है। ऐसा नहीं बोल सकते आप प्रोटिस्टा को पहले नहीं बोल सकते, या फंगी को पहले नहीं बोल सकते थे, या फिर फंगी को पहले बोल दो प्रोटिस्टा को बाद में बोल दो, नहीं, ये फिक्स है। पहले मोनेरा ही आएगा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटा, फिर एनिमिलिया। क्यों, क्योंकि जो हमारा फाइलोजेनी यही तो कहती है जो पहले और धरती पे आया है उसको पहले लिखेंगे। मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए थे, उसके बाद यूकैरियोटिक इवॉल्व हुए, फिर जाकर के धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई है यहाँ तक बात सारी। तो हम इसका सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये इसी सीक्वेंस में ही हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम मोनेरा पढ़ेंगे। क्लियर है, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।